हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल सा डेफिनेशन चेक करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग कहाँ पे होता है? कोवलेंट बॉन्ड में। तो ये वर्ड भी हमें क्लियर हो गया कि डेफिनेशन में कोवलेंट बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि शेयरिंग से तो कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म होता है। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है इन कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसके पास क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। फॉर एग्जांपल HCl। HCl में सभी को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन H एक क्लोरीन शेयर करता है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अब इस कोवलेंट बॉन्ड में चेक कर लो, दो इलेक्ट्रॉन है, दो को क्या बोल दोगे? पेयर। तो पेयर हो गया। इस पेयर का क्या है? एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का शेयरिंग है, तो इसको शेयर्ड पेयर बोल देंगे। अब इस शेयर्ड पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा? इनको अट्रैक्ट करेगा ये क्लोरीन। क्यों क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है? ये हम इस कंसेप्ट में आगे अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल के लिए याद रख लो कि क्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। जब थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करेगा तो इस पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस थोड़े से नेगेटिव को लिख देते हैं पार्शली नेगेटिव। इसे डेल्टा नेगेटिव भी बोल सकते हो आप, और पार्शली नेगेटिव भी बोल सकते हो। जितना क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा सेम अमाउंट में हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसे डेल्टा पॉजिटिव बोल लो या पार्शली पॉजिटिव बोल लो। तो सिंपली हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट को पढ़ लिया कि ये क्या है? टेंडेंसी है किसकी? टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ये अट्रैक्शन किया बहुत ज़्यादा नहीं, इतना अट्रैक्शन नहीं कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाए, इतना अट्रैक्शन नहीं, उससे कम है। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया फिर तो कोई शेयर्ड पेयर नहीं बचेगा, फिर तो कंप्लीटली कोई पार्शली H पॉजिटिव नहीं, कंप्लीट H पॉजिटिव कंप्लीट Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो शेयर्ड पेयर में बात कर रहे हैं कि शेयर्ड पेयर में जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल देंगे। अब जिसने अट्रैक्ट नहीं किए उसको क्या बोल देंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। डेफिनेशन तो हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसका? कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसके कोई यूनिट नहीं है। इट हैव नो यूनिट। तो बेसिकली ये क्या है? एक रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव का क्या मीनिंग है? रिलेटिव का हम आगे इसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। चलो यहाँ पे भी कोई एग्जांपल चेक करते हैं इस रिलेटिव वैल्यू को स्टडी करने के लिए। जैसे Cl को अटैच किया H के साथ, अब Cl को अटैच कर देते हैं F के साथ। अब देखो Cl क्या था? Cl तो H से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। क्यों था? बाद में डिस्कस करेंगे फैक्टर्स में। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव। अब क्लोरीन एंड फ्लोरीन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इन दोनों में है फ्लोरीन, तो अब फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो इसी तरह से इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या बोल दिया? रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव कंसेप्ट है कि किससे रिलेट कर रहे हो। अब क्लोरीन को रिलेट किया फ्लोरीन से, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव, F पे पार्शली नेगेटिव। जब क्लोरीन को रिलेट कर रहे थे H के साथ तो क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव, बट यहाँ पे पॉजिटिव।
तो ये हमारा क्या है, एक रिलेटिव कंसेप्ट है कि आप रिलेट किससे कर रहे हो। तो नेक्स्टली है और कंसेप्ट क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी का कंसेप्ट है, कोई एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है। थ्योरी में सिंपल हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को। तो अब बात आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्केल्स हैं। फर्स्ट है पॉलिंग स्केल, नेक्स्ट इज मूलिकन स्केल। तो फर्स्टली पॉलिंग स्केल में चेक करते हैं इसका क्या फॉर्मूला है इस स्केल का। तो पॉलिंग स्केल में चेक करो, ये एक्स ए या साई है, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी ए एलिमेंट का। ए कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, कोई भी सपोज कर लो आप। ये फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जाई भी क्या है, सेकंड एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सिंपल इस स्केल में वैल्यू है 0.208। अब उसके बाद ई ए बी क्या है, ये है ए और बी। ए एटम एंड बी एटम में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की क्या है, ये एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना, एक एनर्जी तो ए बी बॉन्ड की, दूसरा फिर माइनस का साइन। अब स्क्वायर रूट में क्या है, ए का ए के साथ जब बॉन्ड होगा उस बॉन्ड की एनर्जी को मल्टीप्लाई करना है उस बॉन्ड की एनर्जी में के साथ जिस जहाँ पे बी और बी का बॉन्ड होगा। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड करने के लिए कि ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट स्केल है मूलिकन स्केल। मैंने ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शॉर्ट में लिख दिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे फाइंड करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की वैल्यू को का मीन फाइंड करेंगे। मीन कैसे, वैल्यू को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, जो मीन आएगा वो मीन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेटिव वैल्यू आ जाएगा। और इस फॉर्मूले में जो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए उसकी वैल्यू। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होनी चाहिए। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं एनर्जी की वैल्यू, 3 एनर्जी की टर्म है। एनर्जी की वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में होनी चाहिए अगर इस पॉलिंग स्केल को यूज़ करना है। बेसिकली आपको इन स्केल्स के क्वेश्चन नहीं आते, आपको सिंपल सा क्वेश्चन आता है डेफिनेशन का और फैक्टर्स का जो हमने डिस्कस करने हैं। और इन कंसेप्ट को लर्न कर लो कि कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट किसके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे के हैं। और इस यूनिट को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के यूनिट मत समझना, ये है एनर्जी के यूनिट, जो एनर्जी यहाँ पे फिल करेंगे। तो अब हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं कि इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है। इम्पॉर्टेंट एक तो हो गया डेफिनेशन, दूसरा ये कि कोई इसका यूनिट नहीं, रिलेटिव वैल्यू है, और थ्योरेटिकल कंसेप्ट। अब और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गए हमारे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स को चेक करते हैं अभी कौन कौन से फैक्टर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्टली है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, अब एटॉमिक साइज के लिए सपोज कर लेते हैं कोई 2 एग्जांपल, एक HF का, एक HCl का। अब चेक कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब H तो दोनों में है, तो H को तो हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि वो तो कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर को कभी भी चेक नहीं करते, आंसर आएगा यहाँ पे डिफरेंस है। अब सभी को पता है कि ये ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं कि फर्स्ट फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होगा। अब जो ऊपर है उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ है स्मॉल।
अब इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है लार्ज, साइज़ लार्ज। इसका साइज़ लार्ज होने के कारण ही मैंने बॉन्ड लेंथ को थोड़ा लार्ज शो किया है, क्योंकि जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ करेगा। इसका साइज़ स्मॉल है तो बॉन्ड की लेंथ को भी स्मॉल शो किया है। अब चेक करेंगे, इस डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि अगर डेफिनेशन क्लियर होगा तब ही फैक्टर क्लियर होगा। डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ। तो शेयर्ड पेयर तो चेक कर लिया हमने, ये रहा शेयर्ड पेयर, इसका शेयर्ड पेयर ये रहा। अब शेयर्ड पेयर को F ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा या क्लोरीन। अब चेक करो, अगर साइज स्मॉल, स्मॉल साइज का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे चलो रख दिया हमने H। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे है F, ये है फ्लोरीन जिसका साइज है स्मॉल। अब नेक्स्ट केस यहाँ पे H, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं क्लोरीन। अब ये है हमारा क्लोरीन। अब शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट कौन करेगा, सभी को पता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, वो तो रिपेल करेगा। अब इस शेयर्ड पेयर को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, वो अट्रैक्ट कर रहा होगा फ्लोरीन का न्यूक्लियस। जब साइज स्मॉल है, अगर साइज स्मॉल तो न्यूक्लियस क्या होगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के क्लोज होगा। अगर क्लोज होगा तो ईजिली मोर अट्रैक्ट कर सकता है उसको। तो यहाँ पे मैं 2 एरो लगा देता हूँ, कि 2 एरो लगा दिए कि फ्लोरीन क्या कर रहा है, मोर अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मोर अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज भी ज़्यादा नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर ज़्यादा अमाउंट में पॉजिटिव। अब चेक कर लो क्लोरीन। सिमिलरली फिर इस इलेक्ट्रॉन को, जो क्लोरीन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल ही करेंगे। इस शेयर्ड पेयर को कौन अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस देखो साइज लार्ज होने के कारण दूर है। अब इससे कंपेयर करो, साइज स्मॉल था तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्लोज थे, अब दूर हैं तो कम अट्रैक्ट करेगा। जब कम अट्रैक्ट करेगा तो उसको ऐसे ही शो कर देंगे एक एरो से कि अब क्लोरीन का साइज मोर है तो न्यूक्लियस दूर होगा। अगर दूर कम अट्रैक्शन है, अगर शेयर्ड पेयर को कम अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो गया, फ्लोरीन से इसका डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे जो पार्शली नेगेटिव आएगा उसका अमाउंट इस नेगेटिव से अब कम होगा और इस पॉजिटिव का इस पॉजिटिव से कम होगा। तो चलो हमने यहाँ पे फैक्टर स्टडी कर लिया कि अगर साइज हुआ इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का कौन सा रिलेशन है, इन्वर्सली। साइज इंक्रीज हुआ, अगर साइज इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो इन्वर्सली रिलेशन है। इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से यहाँ क्लियर कर लिया विद द हेल्प ऑफ HF एंड HCl। तो अब इस फैक्टर को यूज़ करते हैं कि ये फैक्टर हमें क्या क्या बता रहा है। अब इस फैक्टर ने सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के कंसेप्ट को क्लियर कर दिया हमको। क्यों क्लियर कर दिया उसको चेक करते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो ऑलमोस्ट इस टाइप का है उसका स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा बॉटम पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज होगा। अब लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज क्या होगा, सभी को पता है डिक्रीज। अगर साइज डिक्रीज हुआ इन्वर्सली का रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा इंक्रीज। तो अब चेक कर लो, इस कंसेप्ट को यूज़ करो।
जब इधर जाएंगे साइज डिक्रीज, और जब बॉटम पे चले गए तो इंक्रीज। अब एक तो राइट पे मूव करना है, दूसरा टॉप पे रहना है। तो हमको यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मिलेगा? हमको यहाँ पे वो एलिमेंट मिलेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे हाई है। तो अब चलो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे मिलेंगे? इधर साइड, क्यों? साइज स्मॉल है। और इधर भी कहाँ पे मिलेंगे? टॉप या बॉटम? बॉटम पे तो साइज इंक्रीज होगा, अगर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो बॉटम पे नहीं, अपवर्ड इस पोर्शन में, पी ब्लॉक के इस पोर्शन में हमको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे ड्यू टू दिस फैक्टर, ड्यू टू साइज। तो अब आप लर्न करेंगे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है। तो आप ये लर्न कर लो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम क्लोरीन की, इसकी सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की। वैसे तो बेसिकली हमारे जो हैलोजन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक दो बस इनसे आगे होंगे, उनको चेक कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन, सेकंड पे ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के बाद आएगा हमारा क्लोरीन। अब क्लोरीन के बाद क्लोरीन एंड नाइट्रोजन का अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, बस क्लोरीन का थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट में ज़्यादा होता है और नाइट्रोजन का कम। इसको अप्रॉक्सीमेटली सेम लिख सकते हो। अगर कंपैरिजन आ गया भी दोनों में बताओ किसका ज़्यादा है, तो क्लोरीन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हमारे रिमेनिंग हैलोजन चेक कर लो। फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, बाद में आ जाएगा ब्रोमीन, आयोडीन सबके लास्ट में। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज मोर है, साइज मोर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो इसके बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। बस आपने इतना लर्न करना है। इतने में भी आप अगर आप ये 3 लर्न कर लो कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन, तब भी आपका काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर यहाँ तक लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। इनकी वैल्यू भी होती है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेटली 4। ये वैल्यू आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, इसको कोई नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में। बस आपको पता होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मीनिंग क्या है? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि F के ऊपर, F जब किसी से भी अटैच होगा तो F के ऊपर ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर। तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। फ्लोरीन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इससे कोई भी और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सभी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, चाहे हाइड्रोजन अटैच करो, चाहे ऑक्सीजन अटैच करो, चाहे क्लोरीन अटैच करो। ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव, क्लोरीन से भी अट्रैक्ट करेगा तो नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब एक क्वेश्चन और, चलो फ्लोरीन तो हो गया कि फ्लोरीन पे हमेशा नेगेटिव आएगा जब भी किसी दूसरे से अटैच होगा। और एक चलो और बता देता हूँ, अगर सपोज करो FC अटैच हो गया या क्लोरीन से अटैच हो गया, तब कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? इधर भी F, इधर भी F, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दोनों का इक्वल है। तो इस शेयर्ड पेयर को इक्वल अट्रैक्ट करेंगे, कोई भी मोर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई यहाँ पे भी चार्ज नहीं आएगा, तो 0 चार्ज होगा दोनों का, क्योंकि कोई भी ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली हमारे F2, Cl2, O2, H2, इन सभी पे कौन सा चार्ज होता है? 0 चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम एटम अटैच हैं दोनों साइड। अब चेक करते हैं इस ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन का क्वेश्चन क्या है
कि ऑक्सीजन पे कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो ऑक्सीजन पे फ्लोरीन ही ऐसा एलिमेंट है जो पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। फ्लोरीन अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन से अटैच किया क्लोरीन, अब इस पे पॉजिटिव नहीं आएगा, अब इसका इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी मोर है, तो इस पे नेगेटिव, क्लोरीन पे पॉजिटिव। चलो ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन थे, इनको आप इजीली कर सकते हो अगर आपके ये ऑर्डर लर्न हो गया। ये ऑर्डर ऐसा क्यों है? ड्यू टू साइज, जो आपको अब बता दिया मैंने। अब मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सिंपली हम चार्ज को बोल सकते हैं, चार्ज बोल लो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो। अब चार्ज सभी को पता है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इस फैक्टर में हमको क्या लर्न करना है कि हायर द चार्ज, या लिख देते हैं हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगा, इंक्रीज होगा। अब ऐसे क्यों हो रहा है उसको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल Fe+2 एंड Fe+3। अब +2 एंड +3 में चेक करो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, मतलब कौन सा चार्ज हाई है, +3। अब अगर +3 हाई है, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि अब इसके पास इसके कंपैरेटिवली क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, हमको पता है अब इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा तो साइज़ क्या होगा, स्मॉल। अगर साइज स्मॉल, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होगा, इंक्रीज। सिंपल सा कंसेप्ट था, हमने लर्न कर लिया। अब इसके पास क्या है, उसके कंपैरेटिवली ऑक्सीडेशन स्टेट लो है। अगर लो है तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी भी लो होगा। क्यों? अब इलेक्ट्रॉन मोर है, मोर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट कर पाएगा, तो साइज क्या होगा, उसके कंपैरेटिवली लार्ज होगा। अगर लार्ज तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होगा, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिक्रीज। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलो इस ऑक्सीडेशन स्टेट का एक क्वेश्चन और करते हैं, वो है हमारा N नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। मैथ के अकॉर्डिंग चेक करो कि -1 और -2 में हाई कौन है। तो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो इसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये है तो इसका इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी मोर होगा एज कंपेयर टू N2 नेगेटिव। तो सिंपल सा मैथ का कंसेप्ट है, बाकी मैथ नहीं लगाना तो इलेक्ट्रॉन देख लो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन मोर होंगे उसका न्यूक्लियस कम अट्रैक्ट करेगा, साइज लार्ज। अगर साइज लार्ज, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी डिक्रीज। उसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। 2 नेगेटिव सीधा बता रहा है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 1 नेगेटिव है तो कम है। वो कंसेप्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर पे। हमने यहाँ पे 2 फैक्टर डिस्कस कर लिए, एटॉमिक साइज का और ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब चेक करते हैं नेक्स्ट फैक्टर को। नेक्स्ट फैक्टर हम चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। चलो हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम चेक करते हैं न्यूक्लियर चार्ज, NC, न्यूक्लियर चार्ज का। अब न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट तो पहले ही ऑलरेडी हमें आता है कि जब अब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, हमने पहले क्लियर कर लिया। अट्रैक्ट कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं करेंगे, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अब जिसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, हाई होगा, उसका न्यूक्लियस ही शेयर्ड पेयर को मोर अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल लिख देंगे, मोर द न्यूक्लियर चार्ज मोर इज द इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी। तो ये सिंपल सा थर्ड कंसेप्ट हो गया। अब मूव करते हैं 4th फैक्टर पे।
फोर्थ फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगा। फोर्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एक कंसेप्ट है ये आप फोर्थ चैप्टर में लर्न करोगे कि ये क्या कंसेप्ट है। अभी फ़िलहाल इसका फॉर्मूला लर्न करो, कंसेप्ट आपको फोर्थ चैप्टर में सिखाएंगे हम। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या लर्न करना है कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अभी आपको सिग्मा बॉन्ड भी नहीं पता क्या होगा, तो सिग्मा बॉन्ड को फिलहाल के लिए सिंगल बॉन्ड बोल लो। सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं, प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो चलो पता होगा, 10th में पढ़ा होगा लुईस सिंबल, जो ऐसे पेयर होता है उससे बोल देते हैं लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये किसका फॉर्मूला है? हाइब्रिडाइजेशन का। चलो अब हाइब्रिडाइजेशन को 1 बाय 1 चेक करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ CH4, एक्सपेंड करके ड्रॉ करूँगा, सारे बॉन्ड शो कर दिए। अब चेक करो इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड कितने फॉर्म किए, तो सारे के सारे क्या है? सिग्मा। ये सिग्मा का साइन है, ये सिग्मा। तो सारे के सारे सिंगल हैं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 4। अब सभी को पता है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता लर्न कर लो कि जब कार्बन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, 0। तो 4 + 0 हो जाएगा 4। अब चलो फॉर्मूला तो अब तक लर्न हो गया होगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। चलो ये भी चेक कर लिया, सिंपल सा प्लस माइनस है। अब और लर्न करो कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन को लिखने के लिए लर्न करो, S के पास एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स होता है उसके पास, और P के पास कितने होते हैं? 3। P के पास ओनली 3 ऑर्बिटल। तो जब यहाँ पे सम आ गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखना है हमें? S तो हमेशा लिखना है, S तो हर हाइब्रिडाइजेशन में होगा ही होगा। क्यों होगा? 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। S तो सभी में लिखना है। P के लिए थोड़ा शॉर्टकट अपना लो कि यहाँ जो नंबर आया उससे एक कम पावर लगा दो P का। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लगा दो 3। आप यहाँ पे 4 नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि P के पास 4 ऑर्बिटल ही नहीं होते। आप या तो P की पावर 1 लगा सकते हो, या P की 2 लगा सकते हो, या P की 3। कभी P के ऊपर 4, 5, 6 नहीं आ सकता, मैक्सिमम 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्योंकि इसके सिग्मा बॉन्ड थे 4, लोन पेयर 0। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर किसी को ये कम समझ आया अभी कैसे फाइंड किया इसको, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छे से सुनो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं। अब चेक कर लो CH2 बस इस कार्बन को एक्सपेंड करके लिख दिया, सारे बॉन्ड को शो कर दिया। अब चेक करो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, तो सिग्मा, ये भी सिग्मा। अब डबल का फॉर्मेशन होने से पहले ये क्या होगा? सिग्मा। अगर फॉर्मेशन डबल का फॉर्मेशन से पहले ये सिंगल है तो इसको सिग्मा बोल देंगे। नेक्स्ट को अब सिग्मा नहीं बोल सकते क्योंकि डबल हो गया, वो सिंगल नहीं है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 3। लोन पेयर के लिए चेक करो, टोटल 4 बॉन्ड हो गए, 1, 2, 3 एंड 4। तो लोन पेयर 0। तो हाइब्रिडाइजेशन का सम 3। तो ट्रिक क्या बताया आपको कि S तो सभी में आएगा, P का कितना पावर लगाना है? इससे एक कम, तो sp2। तो हमारे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। अब इसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमारा इथाइन। चलो आपने ये तो लर्न कर लिए होंगे 10th में, मीथेन, इथीन, इथाइन। वो नहीं आपको सिखा रहा, ये तो मान के चल रहा हूँ कि आपको आते हैं। अब किसी एक कार्बन को चेक कर लो, फर्स्ट सिग्मा। अब ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन से पहले
ये सिंगल होगा तो सिग्मा, अब तो डबल है उसको भी नहीं सिग्मा बोल सकते, क्योंकि सिग्मा किसे बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड को। अब ट्रिपल भी को भी नहीं सिग्मा बोल सकते, तो ये फर्स्ट बॉन्ड क्या है, सिग्मा। एक ये सिंगल है तो ये सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड हुए 2। लोन पेयर चेक कर लो, टोटल तो इसने 4 फॉर्म कर लिए, 3 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो लोन पेयर 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस पी की पावर क्या करेंगे, इससे एक कम, एस पी 1 को शो करने की ज़रूरत नहीं, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है एस पी। अब आई होप आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो गया होगा और इसका यूज़ करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना भी आ गया होगा। अब मैं इस फॉर्मूले को कर रहा हूँ इरेज, आप अपनी कॉपी पे इसको राइट कर लेना। अब चेक करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या लॉजिक है। अब तो इसके लिए आपको लर्न करना है एक कंसेप्ट कि मोर द एस करेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस कंसेप्ट को लर्न करना है कि जितना एस करेक्टर ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की। अब चेक करते हैं कि एस करेक्टर sp3 में मोर है या sp में ज़्यादा है। तो एस करेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, चेक करो, इसमें s का परसेंटेज फाइंड करना है। s चेक करो, टोटल s कितने हैं, 1। s तो 1 है, जिसका परसेंटेज है, जिसका परसेंटेज करेक्टर फाइंड करना है उसको ऊपर लिखो, नीचे क्या लिखोगे, टोटल। टोटल क्या है, 1s 3p, तो टोटल 4। ये सिमिलर है जैसे मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, नीचे टोटल मार्क्स, तो नीचे क्या आ गए, टोटल ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल, नीचे टोटल ऑर्बिटल, ऊपर जिसका परसेंटेज फाइंड करना है। जैसे हम मार्क्स का फाइंड करते हैं, जितने ऑब्टेन किए वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, s का परसेंटेज फाइंड करना है तो s की काउंटिंग लिख देंगे। अब परसेंटेज के लिए सभी को पता है 100 से मल्टीप्लाई, जब इसका कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा 25%। तो इसमें s का परसेंटेज है 25%। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, s कितना है, 1, टोटल चेक करो, 1s 2p 3 हो गए, तो टोटल है 3। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब परसेंटेज फाइंड करोगे तो ये आएगा 33.33%। तो यहाँ पे s का परसेंटेज है 33.33%। तो अब s करेक्टर इंक्रीज होने लगा, चेक कर लो, चाहे एलिमेंट सेम है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, पर इसके पास हाइब्रिडाइजेशन के कारण s करेक्टर मोर है। अगर s करेक्टर मोर तो इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, मोर। तो अभी इसी के लिए बोला था कि ये रिलेटिव वैल्यू है, रिलेटिव वैल्यू है कि रिलेट कहाँ कर रहे हो। इस कार्बन को इथीन में रिलेट कर रहे थे, इसको मीथेन। तो ये फिक्स नहीं है, एक एलिमेंट के लिए फिक्स नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट होगा। तो अब चेक कर लो, इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक s है, एक p, s करेक्टर कितना हुआ, 50%। अगर ऐसे नहीं फाइंड करना तो s के 1, टोटल 1s और 1p 2, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आ गया 50%। अब s का परसेंटेज और बढ़ गया, s करेक्टर अगर और बढ़ गया तो अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल हमने हाइब्रिडाइजेशन के इस कंसेप्ट को भी कर लिया। अब मूव करते हैं लास्ट फैक्टर पे कि लास्ट कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेगा। लास्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट किसे बोलते हैं, जो भी ग्रुप या एटम अटैच करेंगे। सिंपली चेक करते हैं कि एक तो CH3 है कि कार्बन पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, क्या क्या अटैच किया, तीनों के तीनों हाइड्रोजन। अब दूसरा चेक करो क्लोरीन, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन। अब लास्ट में फ्लोरीन,
चलो यहाँ और अटैच कर देते हैं इसके पास कोई कार्बन। अब इनको स्टडी करना है हमको। अब चेक करो इसके पास क्या अटैच है। इसके पास सारे के सारे फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, सभी को पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसका है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से अट्रैक्ट कर लेगा। अब जे इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी, उस कमी को कंप्लीट करने के लिए अब ये क्या करेगा, इस कार्बन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो क्या किया, इस सब्स्टिट्यूएंट ने इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पहले से ही ज़्यादा था, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, तो इसके पास कमी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। उस कमी को, उस डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए किसी और बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से तो अब नहीं अट्रैक्ट कर सकता क्योंकि ये तो फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव। अब चेक करो क्लोरीन। अब क्लोरीन क्या, फ्लोरीन के कंपैरेटिवली थोड़े कम अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे 3 एरो लगाए हैं, यहाँ पे 2 एरो लगा देते हैं। तो अब यहाँ कितने एरो थे, 4 एरो थे कि इन हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट ने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ा दिया इस कार्बन का। अब इस कार्बन का भी ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे बट इतना नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 2 एरो लगा देते हैं। अब यहाँ तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, इसकी तो कार्बन से भी कम है। अब कार्बन से अट्रैक्ट नहीं करेगा, कार्बन उल्टा इससे अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हमारे इस कार्बन से कम होगा क्योंकि इसके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इस कार्बन से तो यहाँ से मोर अट्रैक्ट कर लेगा। चलो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं। बट इसको चेक करो, ये तो पहले से ही थोड़े थोड़े अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस कार्बन से, अब इस कार्बन से कुछ अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो इसका नीड था यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट जिस पे मैंने सर्कल लगाया है इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी या कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्टिव सब्स्टिट्यूएंट होगा सिर्फ वो ही इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव था तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज कर दिया, बट इसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम था तो कम इंक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सा हमारा लास्ट फैक्टर हो गया। तो इससे हमारा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कंसेप्ट हुआ कंप्लीट। अब मूव करते हैं एक डिफरेंस पे। अब हम डिफरेंस स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं बस रफ में लिखूंगा कुछ डिफरेंस को, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना उसको अच्छे से। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है इसके यूनिट होते हैं किलो जूल पर मोल लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकते हो। बट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को स्टडी किया, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं है इसके। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कौन सा कंसेप्ट था, आइसोलेटेड एटम का, कि एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो ये अप्लाई होता है आइसोलेटेड एटम पे। अब इसको चेक करो, कोई आइसोलेटेड चेक किया, कभी H को Cl के साथ, कभी H को F के साथ। तो ये क्या है, आइसोलेटेड एटम नहीं, बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, बॉन्डेड स्टेट का कंसेप्ट है। तो ये एप्लीकेबल होगा बॉन्डेड स्टेट में। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, किसी एक एलिमेंट की फिक्स्ड ही होगी, जो होगी चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड को आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हो, एब्सोल्यूट
वैल्यू होती है उसकी। इसकी चेक करो, इसकी वैल्यू तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर देगा। एटम चेक किया हमने, कार्बन था, बट हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने के कारण ये चेंज हो रहा था। तो लिख देंगे नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। बट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट नहीं है, यह हमारा सिंपल सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरी का कंसेप्ट है। तो ये सिंपल से इसके 4 डिफरेंस थे। अगर 1-2 डिफरेंस और हुए, वो हमने कंसेप्ट को लर्न कर लिया कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। उन दोनों के डिफरेंस में से आप चेक कर लेना कि और कौन कौन से डिफरेंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, बस लास्ट क्वेश्चन है, डायगोनल रिलेशनशिप। अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या है, चेक करो। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, जो सेकंड, यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 18 होगा। चलो, तो इसमें क्या है, सभी को पता है, जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, साइज होगा इंक्रीज। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज होगा डिक्रीज। अब चेक करो, टॉप टू बॉटम तो साइज इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। बट जब डायगोनली मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, जब ऐसे मूव करेंगे चेक कर लो, डाउन भी जा रहे हैं, बॉटम पे भी जा रहे हैं, मतलब साइज क्या इंक्रीज भी हो रहा होगा जब ऐसे मूव करोगे। अब चेक करो, जब डायगोनली मूव कर रहे हैं, बॉटम पे भी जा रहे हैं और लेफ्ट पे भी जा रहे हैं, तो तब दोनों फैक्टर, लेफ्ट टू राइट का फैक्टर क्या है, साइज डिक्रीज करना, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करना, दोनों फैक्टर क्या है, ऑपोजिट है। तो जब डायगोनली मूव करेंगे दोनों फैक्टर ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेंगे ड्यू टू दिस फैक्ट, क्योंकि दोनों क्या है, ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। अब चेक करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो आपको क्लियर हो गया क्या, कि जो डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जो 3-4 प्रेजेंट होंगे, उनमें प्रॉपर्टी सेम होगी। इस सेम प्रॉपर्टी को ही बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। अब इसका कारण भी, कॉज क्या है वो भी बता दिया कि डायगोनली क्या होगा, टॉप टू बॉटम भी अप्लाई होगा, लेफ्ट टू राइट, दोनों ऑपोजिट हैं तो इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब चेक करते हैं डायगोनल रिलेशन किस किस का है। तो यहाँ पे चेक करो कौन सा एलिमेंट होगा, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल्युमिनियम। तो बेरिलियम का रिलेशन होगा एल्युमिनियम के साथ। अब बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन, तो बोरोन का होगा सिलिकॉन के साथ। सिमिलरली आप और चेक कर सकते हो, एक तो एलिमेंट और चेक कर सकते हो, ये क्या है, डायगोनली हैं। बेरिलियम और एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होगी, और बोरोन और सिलिकॉन की। इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप। और इसका क्या कॉज है, क्या कारण है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब ये कंसेप्ट तो हमारा हुआ डायगोनल रिलेशनशिप का। अब चेक करते हैं एक न्यू कंसेप्ट को। वो न्यू, बस लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जो
टॉप किसी भी ग्रुप में टॉप पे एलिमेंट है, सपोज करो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहाँ कोई और चेक करते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, बस इन दो को चेक करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, रेस्ट ऑफ द मेंबर से डिफरेंट होती हैं। बाकी की तो ऑलमोस्ट सेम सेम होती है, बट इसकी काफ़ी डिफरेंट शो करता है रेस्ट ऑफ द मेंबर से। सिमिलरली फ्लोरीन रेस्ट ऑफ द मेंबर से प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करेगा। अब इसका रीज़न क्या है उसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन वाई फर्स्ट एलिमेंट in a group show different properties then why first element in a group show different property than the rest of the elements, then the rest of the members बोलो या rest of the elements बोलो। तो डिफरेंट क्यों शो करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो टॉप पे क्या होगा, स्मॉल साइज। तो फर्स्ट रीज़न है स्मॉल साइज, और सेकंड रीज़न चेक करो, सेकंड जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा चेक करो, एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, इसका एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। अब इनमें से किसी एक का चेक कर लो, क्लोरीन 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब चेक करो, हम फर्स्ट एलिमेंट्स को चेक करोगे, फर्स्ट एलिमेंट के पास कौन सा लास्ट शेल है, सेकंड, इसके पास भी चेक करो सेकंड। अब चेक करो क्या सेकंड के पास डी होता है। अब सभी को पता होना चाहिए कि फर्स्ट शेल के पास सिर्फ एस, सेकंड के पास दो होंगे, एक एस एंड पी, थर्ड के पास एस भी होगा, पी भी और डी भी। सिंपल ऐसे लर्न कर सकते हो, अगर 1 है तो 1 ही सब शेल होगा, अगर सेकंड शेल है तो उसके पास दूसरा शेल है तो 2 ही सब शेल होंगे, एस एंड पी। अगर थर्ड है तो सिंपल लर्न करने के लिए थर्ड है तो 3 ही सब शेल होंगे, एस सब शेल, पी सब शेल, डी। सिमिलरली फोर्थ के पास 4 होंगे, अब एस पी डी एंड एफ। अब फोर्थ के बाद जितने भी आएंगे, फिफ्थ सिक्स्थ 7, सारे के पास एस पी डी एफ होगा। अब हम तो यहाँ पे हैं सेकंड पे, तो सेकंड के पास हमें कंफर्म हो गया डी और सब शेल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के पास क्या नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट के पास वेकेंट डी सब शेल नहीं है, तो लिख देंगे एब्सेंट वेकेंट डी सब शेल। वेकेंट का मतलब एम्प्टी, खाली, खाली डी सब शेल क्या है, एब्सेंट है, नहीं है, क्योंकि 2 के पास डी नहीं होता, सभी को पता है। अब चेक कर लो इस क्लोरीन को, क्लोरीन क्या है, 3s2 3p5 है, तो थर्ड शेल के पास डी होता तो है, बट इसका 3d क्या है, इसका 3d एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक तो p नहीं फिल हुआ, तो 3d वेकेंट है। अब चाहे वेकेंट है पर इसके पास प्रेजेंट तो है, अगर प्रेजेंट है तो अपनी प्रॉपर्टी को शो करने के लिए उसको यूज़ कर लेगा। तो इसके पास 3d होगा, इसके पास 4d, इसके पास 5d, उस 3d 4d 5d को यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। इनके पास d नहीं है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकते। तो ये मेन 2 रीज़न हो गए। अब इस D को थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ कि इसके पास D है उसके पास नहीं है, तो इसका अब चेक करते हैं रीज़न। जो है नाइट्रोजन NCl3 तो फॉर्म कर लेगा,
फॉस्फोरस भी फॉर्म कर लेगा PCl3, 3 तो दोनों फॉर्म कर लेंगे, बट NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होगा कभी भी, बट PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इस वेकेंट D सबशेल के कारण, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है, बस नाइट्रोजन के पास एब्सेंट है, तो फॉर्म नहीं कर सकता। कैसे फॉर्म करेगा अब उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बस लास्ट शेल को लिखना। 3s है हमारे पास, फिर 3p है, 3p में 3 है, फिर 3d क्या है? वेकेंट, खाली फॉर्म करना है उसे। अब चेक करो, जब PCl3 का फॉर्मेशन करना होगा, एक Cl को यहाँ से शेयरिंग करेगा फॉस्फोरस, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, ऐसे PCl3 का फॉर्मेशन कर लेगा। बट PCl5 का फॉर्मेशन करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन सिंगल चाहिए थे, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 को सिंगल कैसे करेगा? इस लोन पेयर को नेक्स्ट D में शिफ्ट कर देगा। अब D में शिफ्ट तब होगा जब कोई वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो इस फॉस्फोरस के पास थर्ड शेल होने के कारण D वेकेंट होता है, तो उसमें एक्साइट करा देता है। अब चेक कर लो, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो चलो पहले ही फॉर्म कर दिए इसको समझाने के लिए मैंने। अब PCl5 भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 4th बॉन्ड यहाँ फॉर्म होगा, 5th यहाँ पे, अगर यहाँ पे फॉर्म हो गया तो सिमिलरली PCl5 का फॉर्मेशन कर लेगा। बट नाइट्रोजन के पास कोई D नहीं है, अगर D नहीं है तो उसके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, तो NCl3 तो फॉर्म कर सकता है, बट NCl5 का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो सिंपली हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट को किया लर्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।